हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे संविधान के प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान की क्लास को। यानी कि हमने पिछले क्लास में भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ा था, तो हम अब शुरू करते हैं संविधान यानी कि नए संविधान के स्रोतों से। यानी क्या हम संविधान में प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, तो पहले तो कुछ उसको समझेंगे कि क्या हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो आइए समझते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, जैसे आज के टॉपिक हमारे हो गए आलिखित संविधान, यानी कि लिखित संविधान को हम समझ चुके थे। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि संविधान के जो होते हैं आपकी तीन बॉडी होती है, जैसे संवैधानिक निकाय हो गया, आपका वैधानिक निकाय हो गया और गैर संवैधानिक निकाय हो गया। यानी कि हमने समझा था कि संवैधानिक किसे कहते हैं, गैर संवैधानिक किसे कहते हैं और वैधानिक किसे कहते हैं। तो आइए फिर से उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यानी कि संवैधानिक निकाय हम उसको कहेंगे जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, यानी कि जिसका उल्लेख संविधान में किया गया उसको हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। नंबर 2 पे हम आते हैं वैधानिक निकाय, यानी कि वैधानिक निकाय हम उसे कहेंगे जिसका संविधान में उल्लेख संसद के अधिनियम के द्वारा, यानी कि वह जो संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया जाता है उसको हम कहते हैं वैधानिक निकाय। अब हम समझ लेते हैं गैर संवैधानिक निकाय। तो गैर संवैधानिक निकाय वह निकाय है जिसको किसी, यानी कि जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, उसको हम गैर संवैधानिक निकाय की श्रेणी में रखते हैं। अब हम 2 पॉइंट हमारे बच गए थे, जिसको हम कहते हैं न्यायिक प्रक्रिया और एक कहते हैं हम अर्धन्यायिक प्रक्रिया। यानी कि अर्धन्यायिक प्रक्रिया हमारी वह प्रक्रिया है जिसमें हम नया कानून को बना सकते हैं, और अर्धन्यायिक प्रक्रिया जो होती है, जैसे कुछ संस्थान या कुछ संगठन हमारे अर्धन्यायिक है, यानी कि जो नए कानून ना बनाकर उन्हीं कानूनों पर आधारित होते हैं जो पुराने कानून हमारे होते हैं। ओके, तो आज हम बेसिक स्ट्रक्चर से आगे की बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का आलिखित संविधान का टॉपिक है। तो हम समझ लेते हैं कि आलिखित संविधान आखिर होता क्या है, यानी कि नॉन रिटन संविधान जो होता है वो हमारा क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आलिखित संविधान से। तो आलिखित संविधान की अगर हम बात करेंगे तो आलिखित संविधान जो होगा वो आपका कठोर भी होगा और आपका लचीला भी हो सकता है। यानी कि कठोर भी हो सकता है, लचीला हो सकता है, या आपका दोनों हो सकता है। इसको हम कहते हैं आलिखित संविधान। आलिखित संविधान का में जिस देश का अगर आलिखित संविधान होता है तो उसकी सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो उसकी संसद में होती है। जैसे तो सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो उसकी संसद में होती है, यानी कि पार्लियामेंट में होती है। तो पार्लियामेंट में होती है हमारी सर्वोच्च शक्ति, और संविधान का जो सबसे उच्च दर्जा मिलता है वो आपके मैग्ना कार्टा को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे मैग्ना कार्टा को, तो मैग्ना कार्टा को रानी का घोषणा पत्र माना जाता है। रानी का घोषणा पत्र माना जाता है मैग्ना कार्टा को। आधुनिक भारत में भी शिक्षा का एक मैग्ना कार्टा बना था जिसको हम कहते हैं वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच को हम आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो 1854 में आया था। तो भारतीय स्वतंत्रता का भी हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा हम अधिनियम 1858 को कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्ना कार्टा होता है वो किसी भी आलिखित संविधान की संसद का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी कि अगर किसी देश का संविधान आलिखित है तो उसमें जो सबसे सर्वोच्च कानून होगा वो किसके पास होगा, संसद के पास होगा। यानी कि सर्वोच्च शक्ति जो होगी वो आपकी संसद के पास में होगी। ठीक है, तो ये जो संविधान होता है आलिखित संविधान, ये आपका कठोर भी हो सकता है और आपका लचीला भी हो सकता है, ये आपका दोनों हो सकता है। ओके, अगर हम बात करते हैं कि किस देश का आलिखित संविधान है, तो आलिखित संविधान आपके यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो विश्व का आलिखित संविधान है। यानी कि ये आपका अकोडित है, यानी कि इसको कोडित नहीं किया जा सकता है, और असंहिताबद्ध है। तो ऐसे और भी कई देशों का जो संविधान है वो आलिखित संविधान है। जैसे आपका यूनाइटेड किंगडम का संविधान आलिखित संविधान हो गया। उसके बाद में इजराइल का संविधान है जो आलिखित संविधान है। सऊदी अरब है आपका जो आलिखित संविधान है, और आपका न्यूजीलैंड का संविधान भी आलिखित संविधान है। लेकिन कहा जाता है कि कनाडा का भी संविधान आलिखित संविधान है, लेकिन कुछ स्रोत लिखित में भी हैं, तो इसलिए हम 4 देशों का ही संविधान को आलिखित संविधान कहते हैं। जैसे आपका यूनाइटेड किंगडम का संविधान हो गया, आपके इजराइल का संविधान हो गया, सऊदी अरब का संविधान हो गया, और आपका न्यूजीलैंड का संविधान हो गया। तो ये आपके आलिखित संविधान है। अगर हम बात कर लेते हैं कि एशिया का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है, तो एशिया का प्रथम लिखित संविधान आपका जापान का संविधान है। बट हमने पुरानी क्लास में बात भी करी थी
कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान की बात करी थी, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है आपका, वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि एशिया का प्रथम लिखित संविधान जो है वो किस देश का है, तो आपके वो जापान का एशिया का प्रथम लिखित। क्योंकि एशिया की अगर हम बात करते हैं तो उन 48 देशों में जो आपका सबसे पहला संविधान लिखा गया था वो आपका जापान का संविधान लिखा गया था। इसीलिए हम जापान के संविधान को शांति का संविधान भी कहते हैं, यानी कि शांति का संविधान भी कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे कि सबसे छोटा संविधान हम किसे कहते हैं, तो मोनाको देश का संविधान, मोनाको का संविधान सबसे छोटा संविधान है हमारा। तो अगर हम एशिया की बात करेंगे तो जापान का संविधान 1860 में एशिया का प्रथम लिखित संविधान के रूप में ग्रहण किया गया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व का प्रथम लिखित संविधान था हमारा। ओके, अगर एशिया की बात करें तो जापान, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है वो आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, जिसको हमने 4 मार्च 1789 में ग्रहण किया था। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो हमारा संविधान का निर्माण। आइए करते हैं संविधान का निर्माण, समझते हैं कि संविधान का निर्माण, अगर हम कोई पूछता है कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो भारत की पहली व अंतिम संसद जो थी वो आपकी संविधान सभा थी, यानी कि संविधान सभा को भारत की पहली व अंतिम संसद के रूप में भी देखा गया है। तो संविधान सभा का निर्माण जो किया गया था वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था, यानी कि संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, सिफारिशों पर किया गया था। इसमें टोटल मिला के आपके 3 सदस्य थे, यानी कि इसमें 3 सदस्य को रखा गया था। इसमें एक आपके अध्यक्ष थे और 2 इसके सदस्य थे। अध्यक्ष हैं आपके सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे आपके। पैथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया। दूसरे जो इसके मेंबर थे उनका नाम था ए बी अलेक्जेंडर। उनका नाम था ए बी अलेक्जेंडर। और तीसरे जो नाम थे उनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, यानी कि 3 व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे एक, ए बी अलेक्जेंडर थे आपके, सर पैथिक लॉरेंस थे, यानी कि पैथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष यानी कि अध्यक्षता इन्होंने संभाली थी पैथिक लॉरेंस ने। तो 3 मेंबर यहाँ पर शामिल किए गए थे आपके अध्यक्ष पद के लिए, यानी कि एक अध्यक्ष पद के लिए शामिल थे यहाँ पर। अगर हम बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन की जो स्थापना करी गई थी वो लंदन में की गई थी 19 फरवरी 1946 को। तो लंदन यानी कि ब्रिटेन में स्थापना की गई थी इसकी कैबिनेट मिशन की। और इस समय वो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो आपके क्लाइमेट एटली थे, यानी कि क्लाइमेट एटली जो थे, जब कैबिनेट मिशन की स्थापना जब ब्रिटेन में हुई थी तो इस समय भारत जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वो आपके क्लाइमेट एटली थे। अगर मैं क्लाइमेट एटली के बारे में बात करूंगा तो विश्व के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री के रूप में इनको कहा जाता है, यानी कि व्यक्ति उम्रदराज सबसे प्रधानमंत्री थे। अगर हम बात करेंगे सबसे महिला बताइए तो महिला आपकी जो राष्ट्रपति हैं आपकी श्रीमती भंडार नायके, जो आपकी जो आपकी श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, उनको सबसे उम्रदराज महिला के रूप में देखा जाता है। ओके, अगर हम बात करेंगे कि भारत कब आया था, तो ये भारत आया था आपके 24 मार्च 1946 को भारत आया था, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यानी कि कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन जो स्थापित हुआ तो वो आपका 19 फरवरी 1946 में, यानी कि लंदन ब्रिटेन में स्थापित हुआ था। अगर हम बात करेंगे इस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लाइमेट एटली थे आपके, जो विश्व के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री के रूप में हैं।
और आपका अगर भारत की बात करेंगे कि भारत कैबिनेट मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946 को आया था। और रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत करी गई जो 16 मई 1946 को इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जो कैबिनेट मिशन जो था उसके 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस हो गए आपके, एबी अलेक्जेंडर हो गए आपके, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गए। तो ठीक है, तो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है दोनों तीनों लोग। और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इन्होंने क्या करा, संविधान सभा का विचार, यानी कि अब संविधान सभा का विचार आया। अगर हम बात करेंगे कि अब संविधान सभा का विचार की, तो संविधान सभा की विचार की अगर हम बात करेंगे तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले एक व्यक्ति थे एमएन रॉय, यानी कि एमएन रॉय के मन में, एमएन रॉय के मन में 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया। बात समझ लेते हैं एमएन रॉय कौन थे। तो एमएन रॉय का जन्म जो हुआ था वो 21 मार्च 1887 में इनका जन्म हुआ था और 25 जनवरी 1954 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करते हैं एमएन रॉय की, एमएन रॉय का जन्म जो हुआ था वो 21 मार्च 1887 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था आपके बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और 25 जनवरी 1954 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु इनकी हो गई थी देहरादून में। तो देहरादून उत्तराखंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय ये आपका पार्ट जो था वो आपका उत्तर प्रदेश का पार्ट था। तो उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये आपके वामपंथी आंदोलन से संबंधित थे, यानी कि जो व्यक्ति थे वामपंथी आंदोलन से संबंधित थे। तो हम समझ लेते हैं कि वामपंथी आखिर है क्या। तो वामपंथी आंदोलन में दो चीजें शामिल हैं, यानी कि समाजवाद की विचारधारा और साम्यवाद की विचारधारा को, अगर दोनों विचारधाराओं को आपस में मिला दिया जाए तो हम उनको वामपंथी कहते हैं। यानी कि समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा को अगर आपस में मिला दिया जाए तो हम उनको कहते हैं वामपंथी। यानी कि वामपंथी आंदोलन के एमएन रॉय एक प्रखर नेता थे। और आप भारत में एमएन रॉय जो थे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और आपके मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी दोनों जगह की, यानी कि भारत में और मैक्सिको में। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी दोनों में संस्थापक सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य करा। और अगर हम फैक्ट की बात कर लेते हैं तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो पार्टी है उसकी जो स्थापना हुई है वो आपकी हुई है 21 मार्च 1919 को उसकी स्थापना हुई है। और स्थापना हुई है आपकी रसिया, यानी कि मॉस्को में स्थापना हुई थी। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल होने वाले पहले भारतीय एमएन रॉय थे। तो एमएन रॉय के मन में सबसे पहले संविधान सभा का विचार आया, तो उनके विचार को व्यक्त किया गया। उसके बाद में 1935 की बात अगर हम करते हैं, समझ लेते हैं कि हम आधुनिक काल में समाजवाद, सोशलिज्म और साम्यवाद, कम्युनिज्म से संबंधित विचार धाराओं को वामपंथी राजनीति कहा जाता है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि समाजवाद और साम्यवाद, अगर दोनों की हम विचारधाराओं को जोड़ देंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, वामपंथी विचारधारा कहते हैं, यानी कि राजनीति कहते हैं। बात करते हैं समाजवाद आखिर क्या होता है। तो समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। समाजवाद निजी संपत्ति, यानी कि समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। यानी कि समाजवाद होता है वो हमारी जो निजी प्रॉपर्टी होती है उस पे अधिकारों का विरोध करता है, उसको हम कहते हैं समाजवाद। यानी कि निजी प्रॉपर्टी, आपका जो संपत्ति का अधिकार है वो वर्तमान समय में आपका एक कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार भी है आपके भारतीय संविधान में, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकारों से हटाकर आपके भाग 12 में 300 का में रख दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में आपका कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम समझ गए हैं कि निजी संपत्ति का जो विरोध करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे समाजवाद। बात कर लेते हैं अगले की, यानी कि बात करते हैं साम्यवाद क्या होता है। तो साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है
जिसमें संरचनात्मक स्तर पर समता मूलक यानी कि स्ट्रक्चरल जो स्तर होता है उस पर समता मूलक वर्गहीन समाज की स्थापना की जाएगी। एक ऐसा सामाजिक व राजनीतिक दर्शन है जो राजनीतिक संस्थानों के विश्लेषण व मूल्यांकन अथवा मानव पहचान व उसके कल्याण के समुदाय के महत्व पर जोर देता है। यानी कि जो एक तरफ आपका समाजवाद है वो निजी संपत्ति के अधिकारों पर क्या करता है, आपका विरोध करता है। और अगर हम साम्यवाद की बात करेंगे तो संस्थानों के विश्लेषण यानी कि उनके मूल्यांकन तथा मानव की पहचान व उसके कल्याण जो भी उसकी कम्युनिटीज होती है उसका क्या करता है, उसका सहयोग करता है, उसके जो इंपॉर्टेंस होते हैं उसको क्या देता है, उस पर जोर देता है। तो समाजवाद और जो साम्यवाद है जो हमारा होता है वो क्या होता है, वामपंथी राजनीति के जो विचारधारा को अगर हम मिला देते हैं तो दोनों विचारधाराओं को हम कहते हैं वामपंथी विचारधारा। तो वामपंथी आंदोलन के जो प्रखर नेता के रूप में सामने आए थे हमारे, वो आपके थे एमएन रॉय। तो एमएन रॉय वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता के रूप में थे, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल होने वाले आपके पहले व्यक्ति भी बने हैं। तो अगले चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान के गठन की मांग की। यानी कि 1935 में अब मांग कर दी व्यक्तियों ने कि भारत के संविधान की निर्माण कर दी जाए। तो 1934 की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे 1934 और 1936, अगर हम 1934 की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 48वां अधिवेशन हो रहा था। ये अधिवेशन आपके बंबई में आयोजित हुआ था। तो ये अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 48 अधिवेशन है जो आपके बंबई में आयोजित हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता करी थी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति और 2 बार राष्ट्रपति बनने का गौरव जिनको प्राप्त हुआ वैसे व्यक्ति हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करेंगे कि 1935 में कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, क्योंकि अधिवेशन जो था वो इसलिए नहीं होता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि जिसको हम बोलते हैं आईएनसी क्या कर रहा था, आईएनसी यहाँ पे संविधान सभा के निर्माण के लिए मांग कर रहा था। यानी कि 1935 में किसने मांग करी थी, तो आईएनसी ने। और सबसे पहले अगर किसी के विचार आया था तो वो एमएन रॉय के मन में विचार आया था 1934 में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1936 के अधिवेशन की, तो 1936 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपके लखनऊ में। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये आपका 49वां अधिवेशन था, यानी कि 35वां जो अधिवेशन था, सॉरी 48वां और आपका 49वां जो अधिवेशन था वो आपके हुए थे। बात कर लेते हैं थोड़ी सी आईएनसी की। तो आईएनसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। यानी कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो पहले अध्यक्ष थे व्यामेश चंद्र बैनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और अगर हम बात करेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक के रूप में हमने ईयू ह्यूम, यानी कि इसका संस्थापक ईयू ह्यूम को माना जाता है। लेकिन पहले अध्यक्ष के रूप में हमने किसको अध्यक्ष बनाया था, व्यामेश चंद्र बैनर्जी। आपके फैक्ट बता देता हूं कि व्यामेश चंद्र बैनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन यानी कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट हाउस में इलेक्शन चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे, बट किसी कारणवश से हार गए। इनकी असफलता का कारण वोट रहे थे। और उसके बाद में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में शामिल होने वाले पहले सदस्य बने थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में शामिल होने वाले पहले सदस्य बने थे दादा भाई नौरोजी। ओके, अगर हम बात कर लेते हैं कि कहां पर हुआ था, तो स्थापना हुई थी तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी आपके। तो आईएनसी के टोटल मिला के आपके 55 अधिवेशन हुए थे। तो टोटल मिला के 55 अधिवेशन हुए थे। तो 55वें अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी पट्टाभी सीतारामैया ने, यानी कि पट्टाभी सीतारामैया ने 55वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी यहाँ पर।
तो उसमें जो रखा गया था वो कांग्रेस का इतिहास लिखा था, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस जो पुस्तक लिखी थी वो पट्टाभी सीतारमैया ने लिखी थी। तो कांग्रेस ने इसकी जो मांग की थी संविधान सभा की वो 1935 में की थी। अब हम बात करते हैं कि 1934 में एम.एन. राय ने संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार पर किया जाएगा, यानी कि वह व्यक्ति जो वयस्क है तो वयस्क मताधिकार के अनुसार किया जाएगा संविधान सभा का गठन। यानी कि 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किए। उसके बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि संविधान सभा का गठन करना है। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो जो नेहरू थे आपके, अगर हम बात कर लेते हैं 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था आपके हरिपुरा में। हरिपुरा आपके गुजरात में है और इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद में एक अधिवेशन और हुआ था आपके 1939 में, जिसको हम बोलते हैं त्रिपुरी। त्रिपुरी आपके मध्य प्रदेश में है और इसमें भी अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया था सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के रूप में शामिल तो हुए थे और पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद यहां से त्यागपत्र दे दिए। तो त्यागपत्र देने के बाद जो अध्यक्ष बनाए गए, पहले तो सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन जब इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी यानी कि मध्य प्रदेश में आपका एक स्थान है जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1939 में, तो उसमें आपके पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। तो पट्टाभी सीतारमैया ने हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस की पुस्तक पट्टाभी सीतारमैया ने लिखी थी। तो जवाहरलाल नेहरू यानी कि ने कहा था कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो क्या होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप ये रहेगा कि संविधान सभा का गठन क्या मांग को स्वीकार किया गया या जवाहरलाल नेहरू जो हमारे थे उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। तो आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू की मांगों को स्वीकार कर लिया गया और जवाहरलाल नेहरू की जो मांगे थी उनको स्वीकार किया गया। तो उनको कहा गया आपका अगस्त प्रस्ताव, यानी कि उनको कहा गया अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव की संज्ञा दी गई थी। तो अगस्त प्रस्ताव जो था वो 8 अगस्त 1940। तो जो भी संविधान सभा का गठन जो किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की थी। तो जवाहरलाल नेहरू की जो मांगों को स्वीकार किया गया सैद्धांतिक रूप से, उसमें कहा गया था उसे अगस्त प्रस्ताव। तो जब अगस्त प्रस्ताव जब पारित हुआ था तो इस समय भारत का जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिथगो थे। यानी कि इनके अगर समय की बात करेंगे तो 1936 से लेके 1944। तो जवाहरलाल नेहरू की मांगों को स्वीकार कर लिया गया और कहा गया कि वयस्क मताधिकार पे संविधान का गठन किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव क्या था? अगस्त प्रस्ताव में मुस्लिम समुदाय का उल्लेख था। मुस्लिम समुदाय का उल्लेख किया गया था अगस्त प्रस्ताव में। तो मुस्लिम समुदाय का जब उल्लेख किया गया था
लेकिन कांग्रेस ने इसका पूरी तरह से विरोध कर दिया और एक अवधारणा को व्यक्त किया गया जिसमें कहा गया कि बिना अल्पसंख्यक की अनुमति के बिना कोई भी संवैधानिक कानून लागू नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, बिना अल्पसंख्यक के बिना कोई भी संवैधानिक कानून लागू नहीं किया जाएगा। ये आपके अगस्त प्रस्ताव का एक मेन पॉइंट था, यानी कि बिना अल्पसंख्यक की अनुमति के बिना कोई भी संवैधानिक कानून लागू नहीं किया जाएगा, ये अगस्त प्रस्ताव था। अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत में कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो भारत में आपके मुस्लिम, आपके ईसाई, आपके बौद्ध, पारसी, सिख, शुरुआत में आपके 5 अल्पसंख्यक समुदाय थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद यानी कि हाल ही में 2014 में जैन को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया था। तो जैन को अल्पसंख्यक की श्रेणी में 2014 में जोड़ा गया था। ये आपके प्रारंभ में आते थे। अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो आपका त्रिरत्न। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। अगर बात करेंगे पारसी के पवित्र ग्रंथ की तो अवेस्ता। बौद्ध का जो पवित्र ग्रंथ होगा वो होगा आपका त्रिपिटक, और ईसाइयों का अगर होगा तो आपका बाइबल। अगर मुस्लिम की बात हम करेंगे तो मुस्लिम का जो पवित्र ग्रंथ है वो आपका है कुरान, और दूसरा पवित्र ग्रंथ है आपका हदीस। तो हदीस जो है वो दूसरा पवित्र ग्रंथ है, यानी कि जो आपके अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखे जाते हैं वो आपके 5 समुदाय को रखा गया। लेकिन भारत में 2014 में जैन को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया गया। तो बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में भी अल्पसंख्यक को दर्जा है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद आपका 29 और अनुच्छेद आपका 30 ये आपके अल्पसंख्यक की शिक्षा व संस्कृति से संबंधित है, जिन्हें मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखते हैं। और एक आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 350B, जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा, यानी कि भाषीय आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारों की नियुक्ति करेगा। ओके, तो इसकी नियुक्ति यानी कि विशेष अधिकारों के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। तो जो विशेष अधिकारी की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेंगे, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति। तो आपको बता दें कि अल्पसंख्यक की श्रेणी में जो सबसे ज्यादा हमारी जनसंख्या के में आते हैं वो आपके 14.2% आपके मुस्लिम बहुमूल्य में आते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक में अगर सबसे ज्यादा किसी का समुदाय है तो वो आपके मुस्लिम है। ठीक है, बात अगर करते हैं कि कौन से अनुच्छेद आपके संबंधित है अल्पसंख्यक से, तो 29 और 30 अनुच्छेद जो है वो आपके अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का गठन किया जाएगा भाषा अल्पसंख्यकों के लिए, तो 350B में आपके विशेष अधिकारी की नियुक्ति जो करेंगे वो आपके भारत के राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, तो हमने समझा कि 1934 में सर्वप्रथम विचार आया एम एन रॉय के बारे में। फिर 1935 में INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 पे घोषणा की कि संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार पर किया जाएगा। और इनकी जो भी चर्चा थी, जो भी डिटेल थी, उनको शामिल कर दिया गया, लेकिन उनको सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई और कहा गया कि संविधान सभा में जो आपका प्रस्ताव है उसको नाम दिया गया अगस्त प्रस्ताव को। तो अगस्त प्रस्ताव आपका 8 अगस्त 1940 को दिया गया था। तो आगे समझते हैं कि अगस्त प्रस्ताव के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिथगो थे। तो अगस्त प्रस्ताव में आखिर क्या था, इसमें मुस्लिम समुदाय का उल्लेख था और कहा गया था कि बिना अल्पसंख्यक के बिना, यानी कि बिना अल्पसंख्यक के बिना कोई भी संवैधानिक कानून लागू नहीं होगा। इसका कांग्रेस ने पूरी तरह से विरोध किया था। तो बढ़ते हैं आगे। आते हैं क्रिप्स मिशन पर। तो क्रिप्स मिशन क्या है आपका, इसको समझते हैं। तो क्रिप्स मिशन जो है आपका
ये आपका 1942 में आया था। तो इस समय भी जो आपके वायसराय थे वो आपके लॉर्ड लिथको थे, लॉर्ड लिन लिथको थे। तो यहां पर भी जो आपके वायसराय थे वो आपके लॉर्ड लिन लिथको थे। इनका जो टाइम पीरियड अभी हमने पढ़ा है 1936 से लेके 1944 ये थे यहाँ पे। तो क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो लिन लिथको यहाँ पे वायसराय थे, और क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था वो आपका उद्देश्य था कि एक भारतीय प्रभुत्व स्थापित करना, यानी कि भारत का प्रभुत्व स्थापित करना। दूसरा था देश के लिए नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तीसरा था कि यह नया संविधान लागू होने तक भारत की रक्षा अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित की जाएगी। चौथा जो ऑप्शन है वो है सत्ता के द्वारा हस्तांतरित अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों को संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत द्वारा संरक्षित किया जाएगा। यानी कि जो भी आपके संविधान गठन होने के लिए क्रिप्स मिशन लागू किया गया था उसके उद्देश्य आपके ये चार थे। क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि एक दिवालिया बैंक पर निर्गमित भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक है, यानी कि आगे की तारीख का चेक का जिसका बैंक डूबने वाला है। ये महात्मा गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद तो अब समझते हैं संविधान सभा का गठन। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो संविधान सभा का जो हमने गठन किया था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया था हमने। देखिए अभी हमने समझा था कि संविधान सभा का जो गठन किया था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया था हमने। तो समझते हैं अब आगे से ये कैसे करेंगे संविधान सभा का गठन। तो पहला पॉइंट तो यही है कि संविधान सभा जो गठित की थी उनमें कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। क्योंकि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हमारी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था, जिसमें कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो आपके 389 टोटल सदस्य थे, जिसमें से आपके जो 296 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, ब्रिटिश राज्य या प्रांतों से थे, जिसमें आपके ओवरऑल जो 11 प्रांत शामिल थे। 4 जो सदस्य थे हमारे वो आपके सीसी एरिया से थे, जिसको हम कहते हैं मुख्य आयुक्त क्षेत्र। यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में भी कहेंगे तो हम कहेंगे चीफ कमिश्नरी एरिया। यानी कि 4 सदस्य जो थे वो आपके चीफ कमिश्नरी एरिया से थे। अगर हम इससे आगे चलते हैं तो 93 जो सदस्य थे वो आपके देशी रियासतों से थे। यानी कि संविधान सभा के गठन में जब टोटल मेंबर जो थे वो थे 389, जिसमें 296 आपके ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 4 जो सदस्य थे, यानी कि इसमें अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 292 यहाँ से बचते हैं, और इसी का पार्ट जो होंगे आपके 4 सदस्य जो होंगे वो आपके सीसी एरिया के होंगे। यानी कि 404 जो सदस्य हैं वो आपके मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से हैं, और आपके 292 सदस्य हैं वो आपके ब्रिटिश प्रांत, और ब्रिटिश प्रांत में आपके 11 प्रांत शामिल किए गए थे, और 93 जो सदस्य थे वो आपके देशी रियासतों से आपके 93 सदस्य थे यहाँ से। तो समझ लेते हैं कि 93 सदस्य में 4 सदस्य आपके जो यहाँ से जो मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे उसमें आपका दिल्ली था, 1 सदस्य शामिल हुए थे दिल्ली से, अजमेर थे, जिसका 1 सदस्य था आपका कुग्र, जिसका 1 सदस्य था आपका, और 1 आपका बलूचिस्तान। यानी कि इसके भी आपके 1 सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो कुल मिला के जो सीसीए से थे वो आपके 4 सदस्य थे, देशी रियासतों से सदस्यों की संख्या 93 थी, और अगर हम बात करेंगे कुल सदस्यों की संख्या 389 थी।
जिसमें से 296 टोटल थे, जिसमें से 4 को आपने डिवाइड कर दिया तो 292 यहाँ पे बचते हैं हमारे पास में। ठीक है, अगर हम समझते हैं आगे कि जो हम इसको डिवाइड करेंगे कि कहाँ से कितने सदस्य थे, कहाँ से कितने सदस्य थे, तो ओवरऑल जो भी आपकी संविधान सभा का गठन जो हुआ था उसमें 73 सदस्य आपके मुस्लिम लीग के थे, यानी कि मुस्लिम लीग के सदस्यों की जो संख्या थी वो आपके 73। तो 73 आपके मुस्लिम लीग थे। 296 में से अगर हम मानते हैं कि 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग 208 सदस्य जो थे आपके वो आपके कांग्रेस से थे, और 8 जो सदस्य थे वो आपके पूरी तरह से क्या थे, स्वतंत्र थे। यानी कि 296 का हमने डिवाइड यहां से कर लिया, 296 से हमने 292 यहां से 11 प्रांतों से ले लिए, और जो हमारे 4 क्षेत्र बचे थे वो मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से हमने ले लिए, और 93 हमारी देसी रियासतें थी। तो मैसूर ऐसी देसी रियासत थी जिसके सबसे ज्यादा सदस्य थे, तो मैसूर के सबसे ज्यादा सदस्य थे, यानी कि सदस्यों की संख्या आपके 7 हो। तो देख लेते हैं कितने कितने सदस्य थे यहां से, आइए बात कर लेते हैं सदस्यों को लेकर। तो सबसे पहले आपकी ये जो आपके हैं वो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं आपके, ये जो आपके हैं सीसीए क्षेत्र हैं आपके, चीफ कमिश्नरी एरिया है आपके, और ये आपकी कुछ देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें। अभी हमने पढ़ा था कि देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या जो थी वो थी आपकी 93, सीसीए के क्षेत्र थे आपके 4, और यहाँ पे प्रांतों से जो आपके सदस्य थे वो 292। तो कुछ कुछ हम सदस्यों को देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात हम करते हैं कि संयुक्त प्रांत से 55 थे, यानी कि जो आपका संयुक्त प्रांत था उससे आपके 55 सदस्य शामिल थे। मद्रास की बात करते हैं तो मद्रास से 49 थे, यानी कि बिहार की बात करते हैं तो तीसरे नंबर आपके 36 सदस्य थे। बॉम्बे की अगर हम बात करेंगे तो 21 थे। मध्य प्रांत या बाहर से आपके 17 सदस्य थे। पश्चिम बंगाल से 19 सदस्य थे। पूर्वी पंजाब से आपके 12 थे। उड़ीसा से अगर हम बात करेंगे, उड़ीसा की अगर बात करेंगे तो 9 सदस्य थे, और असम की बात करेंगे तो आपके 8 सदस्य थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं आपके। अगर हम बात करेंगे सीसीए बलूचिस्तान आपका 1 सदस्य हो गया, दिल्ली आपका 1 सदस्य हो गया, अजमेर यानी राजस्थान की अगर बात करेंगे तो 1 हो गया, कुग्र यानी कि ये हमारे क्या है, सीसीए क्षेत्र है। अगर हम इधर बात करते हैं देसी रियासत में, तो देसी रियासत मैसूर के सदस्यों की संख्या 7 थी, इसमें 1 छप गया, यानी कि कितने सदस्य थे, तो सबसे ज्यादा अगर किसी के सदस्यों की संख्या थी वो आपके 7 थी। त्रबंकपुर के 6 सदस्य थे, ग्वालियर से 4 थे, और आपके बड़ोदरा और जयपुर से सदस्यों की संख्या जो थी वो आपकी 3 थी। जयपुर की जो स्थापना करी है वो सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी, सवाई जयसिंह के द्वारा करी गई थी स्थापना, वहां के महाराजा थे यहाँ पर आपके। तो मैसूर एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके सबसे ज्यादा सदस्य थे। लेकिन हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसका संविधान सभा में कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। तो 2 प्रश्न है, जैसे महात्मा गांधी कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, और अगर बात करेंगे कौन सी देसी रियासत जो है जो संविधान सभा में कभी शामिल नहीं हुई, तो वो आपकी हैदराबाद है। अब हमारे भारत का क्या हो चुका था, 1947 में भारत का विभाजन हो चुका था। अगर हम और भी देख लेते हैं तो इसमें जो प्रतिनिधित्व था, तो आपके समुदाय का प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था कि अल्पसंख्यक श्रेणी को भी हम रखते हैं। तो अल्पसंख्यक में हमारे ओवरऑल 6 समुदायों को शामिल किया गया है, जिसमें जैन धर्म को 2014 से शामिल किया गया है। यानी कि बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, हमारे ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, इनको हमने पहले रखा था, लेकिन जैन धर्म को हमने 2014 में शामिल किया गया है अल्पसंख्यक की श्रेणी में। तो अल्पसंख्यक में सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व है वो आपके मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व है। तो अल्पसंख्यकों के भी आपके जैसे हिंदू 163 शामिल थे, हिंदू समुदाय के लोग। मुस्लिम की बात करेंगे तो 180 शामिल थे। अगर अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो 31, यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट। अगर भारतीय ईसाई की बात करेंगे तो आपके 6। अगर पिछड़ी जनजाति की बात करेंगे तो आपके 6, सिख की बात करेंगे तो 4, पारसी की बात करेंगे तो 3, और आपके एंग्लो इंडियन की अगर हम बात करेंगे तो हो गया आपका 3। यानी कि आपके जो भी समुदाय थे उसका प्रतिनिधित्व था एक। तो अगर बात करते हैं कि विभाजन जब हमारा हो चुका था, अगर हम बात करते हैं कि विभाजन जब हमारा हो चुका था तो सदस्यों की संख्या कम हो गई थी। यानी कि विभाजन के बाद
सदस्यों की संख्या, तो विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या जो हो गई थी वो आपकी हो गई थी 299। यानी कि पहले जो संख्या हमारी थी वो 389 थी, तो 90 सदस्यों को यहां से घटा दिया गया और विभाजन के बाद जो सदस्यों की संख्या हो गई वो आपकी हो गई है 299, जिसमें कहा गया है कि राज्यों से जो सदस्यों की संख्या थी यानी कि प्रांतों से जो सदस्यों की संख्या थी वो घटकर 229 हो गई। तो देशी रियासतें हमारी जो बची थी वो आपकी, देशी रियासतों की जो संख्या हो गई थी वो हमारी हो गई थी 70। तो टोटल मिला के ये जो संख्या हो गई थी वो ओवरऑल 99, यानी कि विभाजन से पहले जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी और अब जो सदस्यों की संख्या हो चुकी थी वो 299 हमारी सदस्यों की संख्या हो चुकी थी। तो ये विभाजन से पहले का था। तो विभाजन, भारत का विभाजन और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया विभाजित हो गए। तो इंडिया को स्वतंत्रता मिली आपको 15 अगस्त 1947 को। अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान को स्वतंत्रता जो मिली थी वो 14-15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो पाकिस्तान में जो पहला प्रधानमंत्री जो बनाया गया वो लियाकत अली को बनाया गया। तो लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के पहले गवर्नर के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का पहला गवर्नर बनाया गया। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। देखिए, भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था और यहां गवर्नर राज गोपालाचार्य को बनाया गया था। यानी कि पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री बने थे वो लियाकत अली थे, गवर्नर जो बने थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। लेकिन इंडिया जब आजाद हुआ था तो प्रधानमंत्री बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को और प्रथम भारतीय गवर्नर बनाए गए थे आपके राजगोपालाचार्य। तो स्वतंत्रता के बाद अगर प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो वो राजगोपालाचार्य को बनाया गया था यहां से गवर्नर। ठीक है, अगर बात करते हैं कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान के शब्द को दिया था। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान के शब्द को दिया था। और पाकिस्तान में एक लाहौर प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो लाहौर प्रस्ताव जो था वो आपका 23 मार्च 1940। तो भारत को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, लेकिन पाकिस्तान का जो पूर्ण तरीके से संविधान बना वो बना 23 मार्च 1956। यानी कि पाकिस्तान को संविधान बनाने में टोटल 16 वर्ष लग गए और भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो भारत का संविधान जो था वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से पूरी तरह से इसको लागू कर दिया गया था। तो 26 नवंबर को हम बनाते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, हम इसको बनाते हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में संविधान में विधि को कानून की मान्यता प्राप्त है। तो ये विभाजन जो था वो आपका, पहले जो सदस्य थे वो 389 थे, अब सदस्यों की जो संख्या हो गई है वो 299 हो गई है। पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया। पाकिस्तान शब्द जो दिया था वो चौधरी रहमत अली ने 1933 में दिया था और लाहौर प्रस्ताव जो आया था वो 23 मार्च 1940 को आया था। और पाकिस्तान ने अपना पूरी तरह से संविधान का जो निर्माण करा वो करा 23 मार्च 1956। यानी कि संविधान बनाने में टोटल 16 वर्षों का समय पाकिस्तान को लग गया। ठीक है, चलते हैं अगले। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल फिर से मिलते हैं आपको संविधान के नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।